हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है समांतर श्रेणी, जो कि पार्ट 5 में दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्नावली 5.1, यानी प्रश्नावली 5.1 को हम लोग समाप्त करेंगे। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में इसे हम लोग एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। यानी ए से हो जाएगा अरिथमेटिक, पी से हो जाएगा प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर पहले से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहले में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? ठीक है, ये आपका जो दिया गया है प्रश्न नंबर पहला का निर्देश है। अब प्रश्न नंबर में पहला प्रश्न हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले का पहला प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। ये पहले क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, ये आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर मान के चलिए नंबरिंग कर देता हूँ। ये पहले क्वेश्चन का पहला है। ठीक, तो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद बाद टैक्सी का जो किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपये है। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा-सा एक लाइन खींच लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लाइन खींच लेता हूँ और एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा और एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इस हम यहाँ से यहाँ जो एक लाइन खींचे, इसका मतलब आपको समझा देते हैं। सवाल में हमसे ये बोल रहा है कि प्रथम 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है, और उसके बाद 1 किलोमीटर से अगर आप आगे और जाते हो तो उसका एक्स्ट्रा आपको किराया देना पड़ेगा। समझिएगा कैसे? जैसे मान के चलिए आपने यहाँ से चला यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है मान के चलिए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का जो किराया है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रथम 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 है। अब इसके बाद मान के चलिए, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं 1 किलोमीटर यहाँ से और आगे बढ़ जाता हूँ। तो टोटल हमने कितना किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो किराया है 15 रुपये, तो 1 किलोमीटर के लिए था। लेकिन उसके बाद जब आप किराया और आगे मतलब जितना किलोमीटर आप चाहिएगा, पर किलोमीटर बराबर हो जाएगा 8 रुपये, आपको चार्ज और देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलिए 1 किलोमीटर तक चला, तब तक हमारा भाड़ा जो था, वो किराया था वो 15 था। जैसे मैंने 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर किया, तो इसमें आपको 8 रुपये जो है और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 15 में 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 23। और मान के चलिए आप इसके बाद और जाते हो 1 किलोमीटर आगे, तो ये हो जाता है आपका 3 किलोमीटर, और इसमें 8 रुपये फिर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31। और इसके बाद और जाओगे 1 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और जो किराया होगा उसमें आपका हो जाएगा कितना? 39 39 रुपये हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से 8-8, अगर आप और आगे जाते रहोगे तो 8-8 इसमें जुड़ता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपको एक सूची प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा, कैसे लिखने का, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। मैं यहाँ पर आपको लिखना कैसा है, तो आपको लिखना होगा प्रथम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रथम किलोमीटर, ठीक है, के लिए किराया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो किराया। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है आपका वो 15 रुपया है। ठीक है, कितना रुपया भैया? 15 रुपया है। और उसके बाद अगर आप जाते हो और, तो हर 1 किलोमीटर पर आपको 8 रुपये जो है चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक प्रकार से ये सूची प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे सूची। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सूची। तो सूची बराबर जो आपकी संख्या प्राप्त हुई है कितना, पहला जो किलोमीटर का था वो 15 था, फिर उसके बाद कितना है 23 हो जाएगा, उसके बाद कितना था तो ये हो गया है 31, और इसके बाद कितना हो गया तो 39 39 हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना होगा कि इन लोगों का जो डिफरेंट है वो सेम आता है कि नहीं, क्योंकि हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं है। और समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, इन सभी का डिफरेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर एक सूत्र होता है आपका, तो A2 माइनस का A1। अब आप कहेंगे ये A2 माइनस A1 कहाँ से आ गया, तो जो आपकी संख्या देख सकते हैं यहाँ पर 15 23 31 और ये, तो पहली वाली जो वैल्यू है, वैसे तो हम इन सभी वैल्यू को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे हैं तो हम सभी को नंबर दे देंगे नाम। तो पहले को A1 बोलेंगे, और जो दूसरे नंबर पे है उसको हम बोलेंगे A2, और जो तीसरे नंबर पे है उसको हम लोग बोलेंगे A3 बोलेंगे। तो आप समझ गए हैं, बाकी जितनी भी संख्या होंगी उनका सभी का नाम। चलिए, तो देखिए ये संख्या यहीं तक समाप्त नहीं होगी। आप ये बोल सकते हो कि ये जो संख्या है वो अभी और आगे तक जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि आप मान के चलिए आप 5 किलोमीटर गए तो 8 रुपये फिर जुड़ जाएगा, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर गए 6 हो जाएगा, फिर ऐसे 7 8 करके हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉट डॉट हमने लगा दिया, क्योंकि ये रुक नहीं रही है ना, तो हम आगे डाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे इसका क्या मतलब होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे D1 बराबर, ये है A2 का मतलब होता है दूसरा वाला वैल्यू, या फिर पद बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो वैल्यू दिया गया वो हमें 23 दिया गया, माइनस A1 मतलब पहला वाला वैल्यू, तो 15 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, D1 बराबर, यहाँ पर अगर 23 में से आप 15 घटाते हो, अगर 23 में से आप 15 घटाते हो
तो आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा, मतलब डिफरेंस कितना निकल के आया, 8 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए हम और चेक कर लेते हैं। तो मान के चलिए D1 की वैल्यू यहाँ पर हमारा निकल गया 8। अब निकालते हैं हम D2 की वैल्यू। ठीक है, D2 की वैल्यू बराबर आपका सूत्र क्या हो जाएगा, तो अब तीसरे में से दूसरा आपको घटाना होगा। ठीक है, तो लिखना होगा A3 माइनस का क्या लिखना होगा, A2। यहाँ पर मैंने A2 माइनस A1 किया था, अब यहाँ पर A3 माइनस का A2 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर D2 को जो का लिखेंगे बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, A3 की वैल्यू कितना है तो 31 है, माइनस A2 की जो वैल्यू है वो कितना है तो 23 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और D2 की जो वैल्यू है यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा, 31 में से आप 23 को घटाते हो तो आपको मिलेगा 8। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम D3 बराबर, अब इससे ये 3 था, अब इसको लिखना होगा आपका A4 माइनस का A3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 तक वैल्यू लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो D3 बराबर A4 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 39 दिया गया है, माइनस A3 की वैल्यू कितना दिया गया तो 31 दिया गया, तो 31 लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा D3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं DD सभी की वैल्यू जो है हमारा जो है सेम आया है, यानी अंतर सभी का सेम आया है। और जब अंतर सभी का सेम आया तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, चूँकि यहाँ पर D1 जो है वो बराबर है D2 के, और D2 जो बराबर है वो D3 के बराबर है। तो इसलिए यह सूची AP में है, AP में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कह रहा किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ दिया है। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ही आपका जो है आंसर कहीं ना कहीं छिपा रहता है, आपको समझने का, क्योंकि समझ नहीं आता तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है क्या, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार, प्रत्येक मतलब हर एक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक बेलन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बना लिया बेलन। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है बेलन बन के तैयार हो चुका है। ठीक, बेलन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर मान के चलिए हमने एक पंप यहाँ पर लगा दिया, यानी हवा भरने के लिए, और पंप में जितना हम हवा भर रहे हैं उसका 1/4 भाग जो है हवा जो है बाहर की ओर निकल जाता है। भैया कहाँ निकल जाता है, बाहर की ओर। ठीक है, तो अब इसी बात को ये मानते हुए कि प्रत्येक बार, यानी प्रत्येक बार हम हवा भर रहे हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो हम ये लिखेंगे माना, ठीक है, माना बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा, ठीक है भैया, हमने इतना मान लिया कि माना बेलन में हवा की जो मात्रा है वो कितना है, 1 है। ठीक है, और जब ये मात्रा 1 है तो कहीं ना कहीं से आपका जो है ये A1 की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, A1 का मतलब होता है प्रथम पद। क्या बोलता है भैया, प्रथम पद। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रथम पद। A1 का मतलब ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। ये समझाने के लिए आपको इतना लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जब हमें A1 का मान पता है तो हम A2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यानी श्रेणी एक सूची तैयार कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, तो जब हमें A1 का मान पता चल गया है तो हम लिखेंगे A2 बराबर, अब ध्यान से समझिएगा क्या करिएगा, हम जब एक बार एक पंप मार रहे हैं, यानी एक पंप मारे तो हवा आपकी कितना, एक ही मानी जाएगी, और उसका यानी किसका, इसी हवा का जितनी बार हम भर रहे हैं इसी का जो है 1/4 भाग। अब 1/4 भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 1/4, तो कहने का मतलब 1 एकम 1, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो A2 होगा वो हो जाएगा 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 1, और बटे में कितना, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका निकल जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 ये क्या हो गया आपका, अब जो है नया हवा भरने का वो मान आ चुका है। ठीक है, अब A2 निकल गया तो हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। अब हवा की मात्रा जो है वो 3/4 हो चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। तो 3/4 में से अब 1/4 भाग जो है बाहर निकलेगा, तो हम लिखेंगे A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब हवा की जो मात्रा है वो कितना है, 3/4 है, और इसी का 1/4 गुना, इसी का 1/4 गुना जो है बाहर निकलेगा, तो यानी कि 3/4 का मतलब होता है गुना, कितना बाहर निकलेगा, तो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे A3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/4, ये हो जाएगा माइनस 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं A3 बराबर,
4 और 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो आपका 16 जो है एलसीएम हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 4 बार में ही कटेगा और 4 से गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे एक बार में कटेगा और एक बार में कटेगा तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम लिखेंगे तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिएगा तो आपका 9 बटा का जो है 16 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप और निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं, A5, A6 ऐसे कई मान आप निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः जो सूची है वो हमारा मिल चुका है। ठीक है भैया, क्या मिल गया है, सूची। सूची जो है पहला हमारा जो सूची में वैल्यू था वो 1 है, जो दूसरा मान हमने निकाला है वो 3 बटा का 4 है और जो तीसरा है वो कितना है, 9 बटा का 16 है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सभी जो वैल्यू हैं वो समांतर श्रेणी की यानी एपी में है कि नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम डिफरेंस सबसे पहले डी वन लिखेंगे और लिखेंगे A2 माइनस का A1 और फिर क्या लिखेंगे, D1 बराबर A2 का मतलब 3/4 हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे है ना, माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा D1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 एक कम हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा D1 बराबर माइनस का 1 बटा का ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 बटा 4 हो जाएगा। आगे इसको समझिएगा, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर D2, D1 निकल गया, अब निकालेंगे D2। तो D2 बराबर जो होता है वो होता है A3 माइनस में कितना होता है, तो A2 होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर लिखिएगा A2 बराबर A3 का जो वैल्यू है वो कितना, 9/16 है, 9/16 लिख लेंगे, माइनस A2 का जो वैल्यू है वो 3 बटा का यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D2 बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 से 16 एक बार में कटता है और एक नवैया यहाँ पर हो जाएगा 9। 4 से काटेंगे 16 को तो 4 बार में कटेगा और 4 तिहाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे ध्यान से समझिएगा, तो हम लिखेंगे D2 बराबर, यहाँ पर 12 में से हम 9 को हटा सकते हैं तो यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा और बटे का मिलेगा 16। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू जो है हमारा निकल चुका है आपका कितना, -3/16। ठीक है, तो मुझे ये आप लोग ये बताओ, क्या D1 और D2 बराबर है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, अतः यह जो इस ऐसा लिख लीजिएगा, इसलिए यह सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग लिख पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ये वाला क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर कुएं की खुदाई करते हैं तो उसका जो खुदाई लागत है वो 150 है। उसके बाद दूसरा किलोमीटर आप खनने जाते हो तो उस पर जो है चार्ज यानी लागत जो है 50 रुपये बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम बार 150 हुआ, दूसरी बार हो जाएगा 200 और तीसरी बार 250, फिर 300 ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा, ऐसे प्रश्नों में देखिए लिखना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम प्रथम मीटर खुदाई खुदाई की लागत, खुदाई की लागत। तो जो खुदाई की लागत है आपने मान लिया कितना भैया, 150 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद जितनी खुदाई आगे बढ़ती चली जाएगी 50-50 रुपये इसमें ऐड होता जाएगा। मान के चलिए आपने 1 मीटर खना तो 150 लगा, 2 मीटर खना 200 लगा, 3 मीटर खना 300 लगा, 250 लगा, 300 लगा, ऐसे। तो हम ये बोल सकते हैं, हम सूची आराम से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे समझिएगा, तो हम लिखेंगे सूची आपने जब ने 1 मीटर खनाई किया तो उसकी जो लागत आई कितना आई, 150। जब दूसरा किलोमीटर खनने आप गए तो 50 रुपये एक्स्ट्रा उसका लागत हुआ, तो यानी कि 150 है तो ये हो जाएगा 200। उसके बाद फिर अगला किलोमीटर मीटर खनेंगे तो हो जाएगा कितना, 50 रुपये फिर बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा। फिर आगे खनेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। तो देख सकते हैं सूची तो हमने आराम से यहाँ पर प्राप्त कर लिया। आई होप आप लोग भी समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो है ये जो सूची दिख रही है वो समांतर श्रेणी यानी एपी में है कि नहीं है। तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे D1 बराबर क्या होता है, तो D2 माइनस D1, यानी दूसरे में से पहले वाले वैल्यू घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, D2 की वैल्यू है 200 माइनस A1 की वैल्यू कितना है, तो 150 है। तो ये हो जाएगा D1 बराबर कितना, 50 हो जाएगा फिर। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 50। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं D2, तो D2 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, A3 माइनस हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर D2 बराबर हो जाएगा, A3 का मान कितना लिखेंगे, तो A3 का मान आपको लिखना होगा 250 माइनस A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा।
तो यहाँ पर D2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 250 में से आप 200 घटाओगे तो आपका इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या भैया, तो D3 बराबर क्या होता है, तो A4 माइनस कितना होता है, तो A3 होता है। तो D3 बराबर A4 का जो वैल्यू है वो 300 हो जाएगा, माइनस, और A3 की जो वैल्यू हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 बराबर कितना, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबका जो डिफरेंस है वो समान आया है, एक जैसा ही आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चूँकि जो D1 है वो बराबर है किसके, D2 के, और ये बराबर है किसके, तो D3 के। हम ये बोल सकते हैं, इसलिए इसलिए यह सूची यह सूची एपी, यानी एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आपको ये बात लिखना होगा तभी ये बात पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, चौथे की ओर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न में दिया गया, पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10,000 की जो राशि है उस पर जो है वार्षिक जो दर है, ठीक है, वो कितना है, वो 8% है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज आई होप आप सभी को पता होगा, जो कि किसको बोलते हैं, ब्याज का ब्याज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद मैं ये लिखूंगा प्रथम वर्ष की राशि हमें दिया क्या है वो, तो हम लिख लेंगे प्रथम प्रथम वर्ष की राशि बराबर कितना दिया, तो 10,000 दिया गया है। ठीक है, तो राशि हमें दिया गया है 10,000, प्रथम वर्ष का दिया है। ठीक है, और दर कितना दिया है, दर कितना दिया है, सॉरी दूर नहीं, दर होता है, दर जो दिया गया है वो 8% दिया गया है, आप देख सकते हैं। और समय अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रथम मतलब 1 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समय, समय आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, तो 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष हो जाएगा। इतना तो ये बात हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रथम वर्ष की राशि दी गई है, इसे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारी प्रथम वैल्यू यानी A1 का जो है मान हमें दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो जब हमें A1 का मान पता है तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं, आगे की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, अब प्रथम वर्ष की राशि हमें पता है, अब हम पता करेंगे दूसरे वर्ष की राशि। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, वर्ष की दूसरे वर्ष की राशि। तो दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। तो यहाँ पर हम दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज, आधा मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ब्याज निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, उसका एक सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र रहता है। क्या होता है, सबसे पहले होता है मूलधन, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में मूल लिख कैसे जीरो लगा देते हैं, और उसके बाद आपको समय दिया होता है, तो समय आप समझिएगा, ये सा जीरो लिख दिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद दर, दर को मैं पूरा दर लिख देता हूँ, और बट्टे में कितना होता है, तो बट्टे में आपका होता है 100 होता है। ठीक है, तो ये होता है सूत्र दूसरे वर्ष का जो है ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो मूलधन जो रुपया होता है ना, वो होता है मूलधन, यानी कि 10,000 जो दिया गया ये आपका मूलधन हो जाएगा। समय मतलब टाइम होता है, कितना दिया, 1 वर्ष, तो 1 हो जाएगा। दर कितना दिया, कितना परसेंट दिया है, तो ये जो परसेंट वाली यानी 8 दिया है, ये आपका हो जाएगा दर। बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, काट दीजिएगा इसको। तो 8 का गुणा आप इसमें करोगे तो पूरा पूरा ये ब्याज जो है 800 निकल के आ जाएगा। दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो आपने निकाल लिया है, अब दूसरे वर्ष की राशि आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि, तो लिखेंगे दूसरे, ठीक है, दूसरे वर्ष की दूसरे वर्ष की राशि। तो दूसरे वर्ष की राशि किस पर निकाले हम लोग, 10,000 पर निकाले हैं, तो हम लिखेंगे 10,000, और इसी 10,000 का जो ब्याज निकला हुआ है वो 800 निकला है, तो इसको पूरा आप जोड़िएगा तो ये 10800 ये निकल जाएगा दूसरे वर्ष का राशि। और इसे आप लोग A2 नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग A2। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप। ठीक है, तो अब ये दूसरे वर्ष का निकल गया, अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष, क्योंकि 1 2 3 वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम आराम से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष का ना, अब हम लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, यानी तीसरे वर्ष के लिए राशि का ब्याज, तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरे वर्ष
के राशि का ब्याज, राशि का ब्याज। ठीक है, तो ब्याज बराबर सूत्र आपका सेम टू सेम वही वाला रहेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। तो इस बार जो अमाउंट है आपका बदल चुका है, पिछली बार हमने 10,000 लिया, इस बार हम लेंगे 10,800 को। तो मूलधन को हम पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले मूलधन ये हो जाएगा 10,800। समय आपका कितना रहेगा, 1 वर्ष ही लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी 1 लेना पड़ेगा। और जो उस पर ब्याज था वो 8% का था, ठीक है। और बटे में कितना लिखना पड़ेगा, तो ये लिखना पड़ेगा 100। तो ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेगा तो 108 में 8 से गुणा करेंगे तो टोटल आपका जो गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 864 हो जाएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हो। तो तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं तीसरे वर्ष की राशि। तो देखिए सबसे पहले जो हमने निकाला था ब्याज किस पर, तो 10,800 पे निकाला था। तो 10,800 प्लस जो तीसरे वर्ष का ब्याज निकला है, कितना निकला है, तो 864 निकला है, इसको जोड़ लेना होगा। तो जोड़ने के बाद आपका जो योग हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, तो 1,664 निकल के आ जाएगा। ये तीसरे वर्ष का क्या है, ब्याज निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं A2। तो A1, A2 और A3 हमारा निकल चुका है। तो हमारा ये सूची प्राप्त हो चुकी है, तो हम लिखेंगे सूची, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो सूची बराबर सबसे पहला क्या था, 10,000 था, तो 10,000 लिखेंगे। उसके बाद 10,800 था, तो मैं लिखूंगा 10,800, ठीक है। और उसके बाद 11,664। यहाँ पर देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें जो डिफरेंट है, यानी सर्वांतर है, वो सेम नहीं है। तो ये तो पहली बात तो समांतर श्रेणी का होगा ही नहीं, पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद बोल बताते हैं। तो D1 बराबर आपका सूत्र होता है A2 माइनस का क्या, A1 होता है। तो D1 बराबर A2 मतलब हो जाएगा 10,800, ठीक है, माइनस A1 मतलब कितना, 10,000, ये हो जाएगा आपका। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, यानी डिफरेंट निकल के आएगा, वो कितना, 800 का डिफरेंट होगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं D2। तो D2 बराबर कितना होता है, सूत्र, तो A3 माइनस का कितना हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा। तो A2 को आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा D2 बराबर A3 मतलब कितना, 11,664 हो जाएगा, माइनस A2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 10,800, ये आपका हो जाएगा, वो A2 की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा A2 बराबर, यहाँ पर 4 में से 0 घटाएंगे 4 मिलेगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6 मिलेगा, और ये हो जाएगा 6 में से तो घटेगा नहीं, 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 बचेगा, ठीक है, और ये कट जाएगा। तो 800 जो है 64 मिलेगा आपको, और जबकि यहाँ पर 800 मिला था, इसमें 864 है। तो क्या बताइए मुझे, ये दोनों मान बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिखेंगे भैया, चूँकि जो D1 है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के, ठीक है, D2 के, तो इसलिए यह सूची, ठीक है, सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर पहले का जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे को एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा कि दी हुई एपी का मतलब समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी आपको दिया गया है। आपको 4 नए पद लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, और ये दूसरे का पहला प्रश्न है, तो नंबरिंग भी कर देते हैं। दूसरे का ये पहला प्रश्न है, ठीक है भैया। तो दूसरे का पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसमें आपको दिया गया है ए का मान दिया गया, ए को हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, और डी का मतलब होता है डिफरेंट, या फिर हिंदी में सर्वांतर बोल सकते हैं। तो ये आपको ए और डी का मान दिया गया है। आपको कह रहा है 4 पद लिखना है इसमें, तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना होगा एपी यानी अरिथमेटिक यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं ए पी का व्यापक रूप। जो एपी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले ए होता है, फिर होता है ए प्लस डी होता है, उसके बाद होता है ए प्लस 2D होता है, फिर ए प्लस 3D होता है, और ऐसे ए प्लस 4D, ऐसे भी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पे जो है आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग करिएगा क्या, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो मुझे दिया है ए का मान दिया है और डी दिया है, तो ए का यहाँ पर ए ही है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 10, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। फिर ए प्लस डी है, तो ए का मान हमें दिया गया है 10, प्लस डी मतलब डिफरेंस की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर a प्लस 2d, आप चाहें तो इसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद एवं चतुर्थ पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ वो भी। तो ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय पद। तीसरे में क्या दिया गया, a प्लस 2d, तो a का मान है 10 इंटू 2 को 2 ही लिखेंगे, इंटू d की वैल्यू कितना है 10 है, 3 हो गया। चौथा वाला क्या है, a प्लस 3d, तो a का मान है 10, 3 का 3 लिखेंगे, इंटू d की वैल्यू कितना, तो 10 लिखेगा। आगे समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 और 10 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। देखिएगा 10 गुना 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 या 30 और 10 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। हमें 4 पद बोला था, 1 2 3 4 पद हमने आराम से याद कर लिया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों ने समझ लिया। अगर आपको इस तरीके का नहीं समझ में आया, नहीं समझ पाए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं प्रथम पद। ठीक है भैया, क्या लिखेंगे, तो प्रथम पद। प्रथम पद के लिए सूत्र आपका था ए मतलब होता है आपका वैल्यू जो दिया था ए का मान। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, द्वितीय पद, क्या लिखेंगे, द्वितीय द्वितीय पद। तो द्वितीय पद का जो सूत्र होता है ए प्लस डी होता है, तो ए का मान आपको दिया गया है 10 दिया गया भैया, प्लस जो डी है, डी का वैल्यू कितना 10 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 20 लिखा। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना लिखना होगा क्या, तृतीय। ठीक है, क्या लिखना होगा, तृतीय पद लिखना होगा। क्या लिखना होगा भैया, तृतीय पद। तो तृतीय पद के लिए आपका जो सूत्र हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ए का मान हो जाता है 10, प्लस 2 को 2 ही लिखेंगे, इंटू डी की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। तो 10 गुना 20 और 10 30 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को ये वाला जो तरीका है अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं चतुर्थ। ठीक है, तो चतुर्थ पद हो जाएगा यहाँ पर। तो चतुर्थ पद वाला सूत्र जो देख सकते हैं वो यहाँ पर लिखा है, ए का मतलब 10, और यहाँ पर है 4 4, तो 4 लिखेगा। और डी की जो वैल्यू है 1 2 3, चौथा आपका 3 लिखना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लिखना होगा, डी की वैल्यू कितना 10। तो 3 दाम में 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। केवल 4 ही पद बोला था, तो एक ये हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा में ए की जो वैल्यू दिया गया वो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो ए का वैल्यू हमें दिया गया कितना, जो ए की जो वैल्यू है वो दिया गया -2 दिया गया है। उसके बाद डी फॉर डिफरेंट का मान दिया गया हमें कितना, तो 0 दिया गया है। हमें 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, कितना पद, 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको जो आपको अच्छा लगा नियम आप उससे लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो लिखूंगा यहाँ पर प्रथम पद। तो प्रथम पद का जो सूत्र होता है वो ए होता है। ए का मतलब आपका जो वैल्यू दिया गया है -2, यही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय द्वितीय पद हो जाएगा। तो द्वितीय पद का जो सूत्र होता है कितना होता है, तो ए प्लस का डी होता है, ये होता है। तो ए का मतलब हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस डी का मतलब हो जाएगा 0, और 0 और -2 को अगर सॉल्व करोगे तो आपका जो है -2 ही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिखते हैं तृतीय पद कितना, तो तृतीय तृतीय पद। तो तृतीय पद लिखने के लिए आपका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी तृतीय बोला जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेगा, चौथा बोला जाएगा तो 3 लिखेगा। तो सूत्र होता है ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए का मतलब हो जाएगा आपका -2, प्लस 2 का मतलब 2 हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो है मान जो है माइनस का जो है 2 निकल के आएगा। उसके बाद हो जाएगा चतुर्थ पद। ठीक है, चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद ध्यान से समझिएगा। तो चतुर्थ पद में सबसे प्रथम पद आपका कितना है, -2, चतुर्थ मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, और गुणे डी का मतलब कितना 0, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसका कितना -2 ही निकल के आ जाएगा। तो केवल 4 ही मान निकालना था, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ। तो चारों मानों को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, कैसे, तो ऐसा दिखा दीजिएगा -2 और कामा -2 कामा -2 कामा -2। आपको जैसी इच्छा वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, और यही हमें याद करना था, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे को मैंने लिख दिया है पहले से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रथम पद। प्रथम पद आपका यही रहता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका ए का मान ही रहता है प्रथम पद, इसको आप लोग प्रथम पद के नाम से भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द्वितीय पद होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पद। ठीक है भैया, तो द्वितीय पद को आपको लिखने से पहले आपको क्या लिखना होगा, तो लिखना होता है सबसे पहले प्रथम पद यानी कि 4, और उसके बाद अंतर कितने का है, तो -3 का है। तो -3 को हम क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। ध्यान समझिएगा, तो ये 4 का 4 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का कितना 3 हो जाएगा। तो इसका क्या मान निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम निकालते हैं द्वितीय हो गया, तो यहाँ से हम तृतीय लिखेंगे, तो लिखेगा तृतीय, ठीक है, तृतीय पद। तो तृतीय पद में क्या होता है, तो सबसे पहले ए का मान 4 हो जाएगा और प्लस तृतीय मतलब यहाँ पर लिखना होगा 2 इंटू डी का जो मान है वो कितना है -3 है, तो यहाँ पर लिखेगा -3। अब देखिए इसको केवल सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा माइनस है, समझिएगा, तो 4 - 6 हो जाएगा और 6 में से 4 घटाइएगा तो माइनस का जो है 2 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थ पद, ठीक है भैया, तो चतुर्थ पद हो जाएगा। तो चतुर्थ पद में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए का मान 4, चतुर्थ बोला गया तो 4 से 1 कम होता है 3 लिखिएगा, इंटू डी की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 4, तो 9 में से आप 4 को घटाएगा तो माइनस का जो है 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो सूची प्राप्त हो जाएगा, सूची क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, इसका जो सूची प्राप्त हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या 4 और कामा में क्या 1 लिखेंगे और कामा में क्या लिखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, कामा में क्या लिखेंगे माइनस का 5 करेंगे। ये समांतर श्रेणी का रूप जो है, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है चौथा, ये पांचवा, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही लिख लिया है ताकि आराम से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, प्रथम प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका एक का ही मान है प्रथम पद, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आराम से निकल जाता है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, निकालना है द्वितीय पद, ठीक है भैया, तो द्वितीय पद हो जाएगा। द्वितीय पद बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए का मतलब यहाँ पर मान दिया है -1 दिया है, और प्लस डी का जो वैल्यू है 1/2 है, तो 1/2 इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा -2, 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस में 1 1 कम 1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो -2 और +1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1/2 प्राप्त हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे तृतीय पद, तो यहाँ पर लिखिएगा तृतीय, ठीक है भैया, तो तृतीय पद हो जाएगा, तृतीय पद। तो तृतीय पद बराबर क्या होता है, ए मतलब होता है पहला वाला वैल्यू, और प्लस का होता है कितना 2d, 2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू यहाँ से आपका 0 जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीय वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे चतुर्थ पद, क्या निकालेंगे, तो चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद निकालने के लिए सबसे प्रथम वैल्यू -1 प्लस चतुर्थ जब भी बोला जाएगा तो 4 से 1 कम कर दीजिएगा 3, और इंटू डी का जो वैल्यू रहेगा उसको लिखिएगा, डी का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो -1 ये प्लस ये 3 का ऊपर हो जाएगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 और प्लस का 3 हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा, तो बटे का आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करिएगा तुम, 1 बटा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 पद निकालना था, 1 2 3 4 पद हमने निकाल लिया है। अब इसके बगल में हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद, सॉल्व यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व, और यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद, ठीक। तो प्रथम पद, प्रथम पद आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल -1.25 यही आपका हो जाता है प्रथम पद। उसके बाद होता है आपका द्वितीय पद, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्वितीय, द्वितीय द्वितीय पद, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस डी होता है, यानी प्रथम वैल्यू और अंतर सभी को जोड़ना होता है। तो प्रथम आपका जो वैल्यू है प्रथम पद, तो माइनस का 1.25 दिया गया है, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो 0.25 का आपका जो है अंतर है, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इस समझने का प्रयास करिएगा। तो जी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 5 5 हो जाएगा, 10 के जीरो यहाँ से लगा 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा, मतलब ऐसे समझिए 5 5 10 का जीरो यहाँ से लगा 1 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 हासिल 5, 10 में 2 अंक यहाँ पे लगा देंगे, और 1 0 1 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। इसी बात को हम ये लिख सकते हैं कि -1.5 हम लिख सकते हैं। तो ये द्वितीय पद हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तृतीय पद, तो तृतीय, ठीक है भैया, तृतीय पद हो जाएगा। तृतीय पद बराबर कितना होता है, तो प्रथम वैल्यू और प्लस में 2d होता है, तो प्रथम आपका कितना है -1.25, माइनस ही लगाइएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू डी की जो वैल्यू हो कितना है 0.25 है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा -1.25, ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब 0.50 हो जाएगा, ठीक है भैया। इतना हो जाने के बाद अब इसको आप लोग करोगे सॉल्व, और जब सॉल्व करोगे तो ये दशमलव के दशमलव पहले वाला जोड़ लीजिएगा, तो 50 और ये 25 75 हो जाएगा, मतलब माइनस का 1.75 जो है ये प्राप्त हो जाएगा, तृतीय पद। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्थ पद, ठीक है भैया, तो चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद लिखेंगे, तो चतुर्थ पद में प्रथम पद लिखेंगे
-1.25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे 3 गुणे डिफरेंस कितने का है तो 0.25 का अंतर है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करिएगा। तो -1.25 ये जम खत्म रहेगा और ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, मतलब ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। आगे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 75 और 25 ये दशमलव दशमलव पूरा मिला के 1 हो जाएगा और एक एक हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो दशमलव का जोड़ घटाना जैसे होता है वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो माइनस का 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की यानी नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम उसका निर्देश पढ़ लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उससे बताना चालू करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर दिया गया, तीसरे का पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा सबसे पहले प्रथम पद आपको बताना होगा। तो आप लिखिए प्रथम प्रथम पद। प्रथम पद को आप ए से भी दर्शाते हो तो ए बराबर हम लिखेंगे 3, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, समझ गए। चलिए प्रथम पद आपने पता कर लिया। अब आपको निकालना है सार्व अंतर। यहाँ पे हम लिखेंगे सार्व सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है तो दूसरे वैल्यू में से हम तीसरा पहला वाली वैल्यू घटा लेते हैं। यानी कि कैसे लिखेंगे A2 माइनस का A1। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 का मान हो जाएगा 1 माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। घटाइएगा, 1 में से 3 तो नहीं घटेगा, 3 में से आप 1 घटाओगे तो माइनस का जो 2 है आपका प्राप्त हो जाएगा। हमें डी का और प्रथम वैल्यू और डी यही दोनों आपके जो हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो यहीं पर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम पद बताना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद लिखता हूँ यहाँ पर प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को हम ए से भी दर्शाते हैं। तो ए यानी शुरुआत की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे सार्व अंतर, ठीक है भैया। तो सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर दूसरी वैल्यू से इसको घटाना है। तो दूसरी वैल्यू है -1 माइनस ये कितना है -5 है तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर डी बराबर घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन, और चौथा जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। पांचवा भी क्वेश्चन क्या है, सॉरी चार, चौथा जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं आगे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया दूसरा, अब ये हो जाएगा आपका तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया समझने का प्रयास करिएगा। तो 1/3 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया 5/3 दिया गया है। उसके बाद दिया गया 9/3 दिया गया है। और उसके बाद दिया गया क्या 13 बटा का कितना तो 3 दिया गया है। सबसे पहले आपको बताना होगा इसमें प्रथम पद और अंतर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका जो होगा वो 1 बटा हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद अब आपको लिखना होगा सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर में कैसे निकालेंगे, दूसरी वैल्यू में से हम पहली वैल्यू को घटा लेंगे। दूसरा जो वैल्यू है वो 5/3 है, घटाएंगे किसको 1/3 को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हर दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस का 1 और बटे का कितना लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और बटे का 3 हो जाएगा, ठीक है भैया। यही हो जाएगा आपका सार्व अंतर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चौथा नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखने के बाद आप लिखना होगा आपको प्रथम पद, ठीक है भैया, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको यहाँ पर दिया गया है 0.6 दिया गया है। अब यहीं पे हम निकालेंगे क्या सार्व अंतर। तो लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू 1.7 है, घटाना है किसको प्रथम वैल्यू को यानी कि 0.6 को। तो यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, 0.1 अंक पे है, 1 में से 0 जाएगा तो 1.1 जो है आपका सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो 3.3 यानी कि तीसरे का जितने भी क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। एक और प्रश्न बचा है चौथा, लेकिन उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको जो हम लोग पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे यानी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।